राजस्थानी संगीत है, राजस्थानी नृत्य है, राजस्थानी चित्रकला है, राजस्थानी स्थापत्य कला है, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी साहित्य है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन है, राजस्थान के त्योहार, मेले, उत्सव, आभूषण, वेशभूषा, राजस्थान का हस्तशिल्प, सारा एकदम कल्चर का टॉपिक है। बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है। वो चीज़ें जो हम अपने चारों तरफ में देखते भी हैं, ऐसी कोई नई चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी। वही चीज़ें हैं जो कि सामान्य रूप से हम जो है वो देख रहे हैं। तो राजस्थानी कला और संस्कृति के बारे में थोड़ा सा अगर अपन देखें, राजस्थानी कल्चर देश में सबसे संपन्न कल्चर आती है। देश में जैसे बंगाली कल्चर है, पंजाबी कल्चर है, साउथ इंडियन कल्चर है, राजस्थानी कल्चर देश की सबसे संपन्न कल्चर मानी जाती है। इसलिए देश में आने वाला हर तीसरा चौथा पर्यटक राजस्थान को विजिट करता है। देश में आने वाला, विदेश से आने वाला हर व्यक्ति जो है, हर तीसरा चौथा व्यक्ति जो है वो राजस्थान आता है। राजस्थान का उद्देश्य आने का क्या है? राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर देखना। हमारे यहाँ फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कैमल फेस्टिवल्स है, थार महोत्सव, मरु महोत्सव, ऊँट महोत्सव। ये किस लिए हैं? टूरिस्टों को हमारी कल्चर का परिचय कराएं, उनको अधिक से अधिक आकर्षित करें। तो जैसलमेर जाएंगे तो हमें मरु महोत्सव मिलेगा, बाड़मेर जाएंगे तो थार महोत्सव, बीकानेर में तो है कैमल फेस्टिवल्स, जयपुर में तो हाथी महोत्सव, माउंट आबू में तो ग्रीष्म शीत, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। इनके माध्यम से कैमल फेस्टिवल है, अपन देखते हैं बीकानेर में, तो बीकानेर का अग्नि नृत्य, बीकानेर की उस्ता कला, बीकानेर के और जो कल्चर हैं उनसे क्या होता है, टूरिस्ट परिचित होते हैं। तो राजस्थान की जो टूरिस्ट जो आता है राजस्थान का कल्चर देखने के लिए, वो राजस्थान की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर भी राजस्थान की चर्चित है। जैसे हम हर गांव में जाएंगे तो हमें कोई न कोई महल मिलेगा, कोई न कोई हवेली मिलेगी, कोई न कोई किला मिलेगा। शेखावाटी क्षेत्र में आप चले जाइए, हर गांव के अंदर आपको बड़ी बड़ी हवेलियां मिलेगी, जगह जगह हमें किले मिलेंगे। हमें ज़्यादातर टूरिस्ट कहाँ मिलते हैं? किलों पर। बीकानेर जाएंगे, जूनागढ़ के आगे बहुत सारे मिलेंगे। लालगढ़ पैलेस देखने जा रहे हैं, गजनेर पैलेस जा रहे हैं, देशनोक करणी माता मंदिर जा रहे हैं, जैसलमेर जा रहे हैं तो वहाँ की इकोलॉजिकल साइट्स, सम धोरे वगैरह है, उनको देखने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि टूरिस्ट जो आ रहा है वो राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को देखने के लिए आता है। हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर जो है हमारी आय का भी एक बहुत बड़ा साधन बन सकती है। पर्यटकों को हम आकर्षित करेंगे तो पर्यटक एक तो यहाँ आएगा तो रोज़गार भी देगा और साथ साथ में हमारी कला का प्रसार भी करेगा। एक इटली का मान लीजिए टूरिस्ट आया, उसने बीकानेर से उस्ता शिल्प खरीदा, वो इटली लेकर के गया, वहाँ उसके दोस्तों ने उसको देखा, उनको भी पसंद आई, वो भी इंडिया घूमने के प्रोग्राम में है तो वो भी ले जाएंगे। तो बीकानेर की उस्ता कला कहाँ पॉपुलर होने लगी? इटली में पॉपुलर होने लगी। इसी तरह से यहाँ का कालबेलिया डांस, यहाँ का घूमर नृत्य, ये सब क्या है, अदर कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलर होने लग जाते हैं। तो हमारी कला जो है, हमारी संस्कृति जो है, वो हमारे आय का भी एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। कहावत है कि एक टूरिस्ट आता है तो 6 लोगों को रोज़गार देता है और साथ साथ में हमारी कला का प्रसार करता है। यानी कला तो हम बढ़ावा दे ही रहे हैं और साथ साथ रोज़गार भी जनरेट कर रहे हैं। एक बीकानेर में टूरिस्ट घूम रहा है तो शाम को रेस्टोरेंट में खाना खाने मिलेगा, दिन के अंदर वो टैक्सी के अंदर बैठा हुआ कहीं ना कहीं घूमता हुआ मिलेगा। और उसके अलावा अगर हमारे कोई एग्जीबिशंस है तो वहाँ वो उस्ता कला वगैरह को परचेज करते हुए भी मिलेगा। और शाम को जो है उसको दिन में घुमाने के लिए गाइड है उसके साथ में, तो गाइड को भी रोज़गार दे रहा है। साथ ही साथ में जो है वो 1-2 दिन स्टे कर रहा है तो होटल में जहाँ स्टे कर रहा है उस होटल को भी रोज़गार मिल रहा है। तो टूरिज़्म आय का एक बहुत बड़ा साधन है और आय का साधन तो बाद में है, कला का प्रसार इसके माध्यम से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक पर्यटक आएगा तो वो राजस्थानी कला को पूरे विश्व में फैलाएगा। तो हम ये चाहेंगे कि हमारा पर्यटन बढ़ावा मिले, तो पर्यटन बढ़ावा मिलेंगे तो हमारी कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। तो कला संस्कृति को बढ़ाने का सबसे बढ़िया माध्यम जो हमारे यहाँ है वो क्या चीज़ है? पर्यटन है। लोगों को जोड़िए, बाहर से जो आते हैं उनको यहाँ की कल्चर से जोड़िए, वो लोग यहाँ के कल्चर को अपने साथ लेके जाएंगे।
आपने देखा होगा जयपुर वगैरह के अंदर जो है, बीकानेर में तो खैर खुला था, बंद हो गया क्योंकि यहाँ के पता नहीं राजस्थली नाम से दुकानें खुली हुई हैं। जयपुर में आप जाएंगे तो मेरे हिसाब से वो कौन सा अजमेरी गेट के सामने इस हॉल से भी बड़ी दुकान है, इससे भी डबल ट्रिपल राजस्थली। ये राजस्थली क्या चीज़ है? राजस्थानी जो हस्तशिल्प है। अब एक शिल्पी है, हस्तशिल्प बनाने वाला व्यक्ति, वो हस्तशिल्प बना रहा है तो उसको बेचे कहाँ पे? तो राजस्थली सरकारी दुकान है। मैंने 10 दिन मेहनत करके मान लीजिए कोई मिट्टी का सुंदर मूर्ति बनाई, मैंने यहाँ रख दी, राजस्थली में ले जा करके रख दी। ये टूरिस्ट साइट है राजस्थली है, जो टूरिस्टों को जयपुर घुमाया जाता है, तो उसमें इसका भी पॉइंट होता है। यहाँ आते हैं तो कोई देखता है कि चलो हाथ से बनाई हुई बुनी हुई जो है कोई झोंपड़ी है, कोई मूर्ति है, कोई बड़ी मतलब सीनरी है, हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स है, उनको वो परचेज करते हैं। तो एक क्या हो जाएगा, राजस्थली एक आय का बहुत बड़ा साधन बन जाता है। अन्यथा वो जो हस्तशिल्प बनाने वाला व्यक्ति है वो बेचे किसको? एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर मूर्ति बना के लाया, बहुत सुंदर मूर्ति, उसके पास में किसी योद्धा की मूर्ति है, वो मूर्ति को लेकर के गली में घूमता है। आपने पसंद आ गई मूर्ति, देखने में अच्छी लग रही है, आप पूछो भाई कितने की है? 200 रुपये की है भाई साहब। तो आपका क्या आंसर होता, क्वेश्चन होता है 20 रुपये में दे रहा है क्या? वो कहे नहीं भाई 20 रुपये में दे रहा, 50 ले ले यार, दे चले, ऐसे ही करते अपन। तो उसकी कीमत कहाँ मिली? उसने बेचारे ने एक दिन लगा करके 200, अपन तो उसकी कीमत जानते नहीं, क्योंकि अपने लिए तो टाइम ही टाइम है, दिन भर फ्री बैठे हैं। फॉरेन के अंदर लोगों के पास में टाइम नहीं, तो उनको देखता है कि अरे हाथ से बनाई भी इतना टाइम खर्च किया हुआ इस पर, क्योंकि वहाँ सारा काम मशीनों से है। वो फिर क्या करते हैं कि उनको लगता है कि बहुत मेहनत की हुई है, अपने सोचते हैं कि खाली बैठा था इसने बुन करके कोई बना लिया अगर अपने को बेच रहा है। तो ये भी एक कंसेप्ट है, हमारा कंसेप्ट इस तरह से है, तो इस वजह से हम जो है इनको बढ़ावा दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारी आय, हमारी कल्चर का में पर्यटन बड़ा रोल कर सकता है, पर्यटन कल्चर को बढ़ावा भी दे सकता है, आय को भी बढ़ा सकता है पर्यटन को। इसीलिए 1989 के अंदर जो है राजस्थान सरकार ने मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया। मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया, यानी पर्यटन के अंदर वो सभी सुविधाएं मिलेगी जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिनको उद्योग से जुड़े, जैसे उद्योग खोलते हैं तो आप बैंक से लोन वगैरह आसानी से ले सकते हैं, वैसे पर्यटन से भी आप आसानी से ले सकते हैं। तो हमारी कल्चर बहुत संपन्न है, और अगर कल्चर के अंदर वो पूछे आगे के राजस्थानी कल्चर को रिच बनाने में, संपन्न करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? राजस्थान के संदर्भ में बात करें, भील जाति का, भीलों के त्योहार, भीलों के नृत्य, भीलों के मेले, भीलों की वेशभूषा, भीलों के आभूषण, ये सभी जो है अदर्स से काफ़ी डिफरेंट है, और हमारी कल्चर को सबसे, राजस्थानी कल्चर को बढ़ाने में वैसे तो सभी का योगदान है, लेकिन वो पूछता है सर्वाधिक योगदान किसका है? भीलों का योगदान, भीलों का जो है राजस्थान, भीलों के नृत्य वगैरह। बाकी हमारे बहुत सारे जैसे कालबेलिया डांस है, आज वर्ल्ड फेमस डांस हो गया। कालबेलिया का तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व विरासत में शामिल कर रखा है। कालबेलिया डांस जो है वो विश्व विरासत में यूनेस्को द्वारा शामिल है। तो संस्कृति को हम जो है बढ़ावा कैसे दें? तो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति का प्रसार करने के लिए, तभी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। तो एक तो हम क्या करते हैं, बढ़ावा देने के लिए कुछ संस्थाएं खोल लेते हैं, सब इन संस्थाओं के माध्यम से बढ़ावा दें। जैसे बीकानेर में जो है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी है, राजस्थानी भाषा के प्रसार किससे जुड़ी हुई है? राजस्थानी भाषा साहित्य, ये अपने मुरलीधर व्यास कॉलोनी में एंटर करते ही जो है इसकी बिल्डिंग है। कुछ तो हमने संस्थाएं खोल रखी है, 15-20 एक। राजस्थान लोक कला मंडल है उदयपुर के अंदर, जो लोक कला को बढ़ावा दे रहे हैं। उदयपुर में जो है पश्चिम भारत सांस्कृतिक कला केंद्र है, उदय बागोर हवेली उदयपुर, जो राजस्थान के साथ साथ में गुजरात की, महाराष्ट्र की, गोवा की
इनकी कला को भी बढ़ावा दे रहा है। उदयपुर में ही राजस्थान साहित्य अकादमी है जो राजस्थानी भाषा और साहित्य से जुड़ी हुई है। और इसी तरह से हम जयपुर में जाएंगे तो आपको जयपुर में देखोगा जवाहर कला केंद्र है, बहुत फेमस संस्था है। जयपुर में जो है मदरसा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जिसको अपन कहते हैं। जयपुर में कथक कला केंद्र है, कथक नृत्य को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे हर जिले में हम जाएंगे। जोधपुर में हम जाएंगे तो राजस्थान संगीत और नाट्य अकादमी है। रूपायन संस्था है जोधपुर के अंदर जो कलाकारों को रोजगार और आश्रय देने के लिए है। चूरू में जाएंगे तो राजस्थान लोक संस्कृति शोध संस्थान है। पहला पॉइंट तुम्हारा आता है कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारी कल्चर को बढ़ावा देती है। संस्थाओं के माध्यम के अलावा जो है हमारे पास में जो है फेस्टिवल्स है जिनको हम मेलों के अंदर ही लेंगे। उत्सव के माध्यम से हम जो है ऊंट महोत्सव, थार महोत्सव आदि इनके माध्यम से हम कला को बढ़ावा दें। उसके अलावा हमने कुछ योजनाएं चला रखी हैं, कुछ योजनाएं भी चलाई हुई हैं। जैसे आपने देखा होगा हेरिटेज होटल स्कीम। हेरिटेज होटल्स जो भी 75 ईयर से प्राचीन कोई बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग को उसका मालिक हेरिटेज लुक में बदल सकता है, उसके लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। और फिर उस हेरिटेज होटल्स के अंदर वो विदेशी मेहमानों को भी ठहरा सकता है, देसी मेहमान विदेशी मेहमान दोनों को ठहरा सकता है। हेरिटेज होटल स्कीम है। ग्रामीण पर्यटन योजना है, विलेज टूरिज्म स्कीम। विलेज टूरिज्म स्कीम है, ग्रामीण पर्यटन योजना है। विदेशी जो मेहमान आता है हमारे यहाँ पर वो ये चाहता है कि राजस्थान के लोग गांव-गांव ढाणी जाना चाहता है, वहाँ कैसे रहते हैं। ढाणियों के अंदर आपने देखा होगा अकेले अलग से कल्चर है, गांव-गांव के अंदर ढाणी, वो गांव का विलेज पर्यटन करना चाहता है। तो पहले तो क्या है कि उसको गांव में जाता है तो उसको साधन नहीं मिल पाता जाने के लिए, वो अपना पर्सनल साधन कर लेता है। पर्सनल साधन से मान लीजिए गांव के अंदर गया, वो गजनेर के आसपास के गांव में गया, तो गांव में गया तो गांव में घूमते हुए अब वो चाहता कि मैं गांव के अंदर 2 दिन रुकूं, देखूं यहाँ के लोग रात को कैसे जो खेतों में रहते हैं, कैसे इनकी झोंपड़ियाँ हैं, तो ठहरने का स्थान नहीं है। तो विलेज टूरिज्म स्कीम के तहत तो सरकार ने गांव-गांव में टूरिस्ट हट स्थापित किए हैं। ये टूरिस्ट हट हम कह सकते हैं कि आधुनिक 5 स्टार झोंपड़ी, क्योंकि वो तो अपनी तरह तो रहेगा नहीं, उसको कहेंगे ज़मीन पर दरी बिछा के सो जा तो वो सोएगा नहीं, तो 5 स्टार झोंपड़ी की तरह इसमें सुविधाएं 5 स्टार रोल जैसी, लुक झोंपड़ी जैसा। गजनेर के अंदर कोला इधर की तरफ हम जो है वो विलेज टूरिज्म स्कीम भी हमारी ग्रामीण पर्यटन योजना है। इको टूरिज्म स्कीम है, आजकल बहुत पॉपुलर वर्ड हो रहा है, इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। इकोलॉजिकल साइट है, जैसे बीकानेर में देखें तो आजकल कल परसों मैंने पत्रिका में पढ़ा था, कल की बात है या शायद परसों की बात है, यहाँ गांव है ना एक, जहाँ पर ये लोग जाते हैं, ये नहीं जरबारी नहीं, इधर जयपुर रोड पर रायसर के अंदर आप यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा लोग जाने लग गए। और रायसर को जो है वो जैसलमेर के सम की तरफ विकसित किया जा रहा है। जैसलमेर में टूरिस्ट कहाँ जाते हैं? सम क्षेत्र में। सम क्षेत्र में क्या है, धोरे है, और शाम को जो है वो फायर कैंप वगैरह होते हैं, डांस पार्टियाँ आती है, कलबेलिया डांस पार्टियाँ होती हैं। क्योंकि देखिए किसी भी स्थान पर अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है, टूरिस्टों को बुलाना है, कला को बढ़ावा देना है, तो आपको नाइट टूरिज्म को डेवलप करना पड़ेगा। अब बीकानेर में कोई टूरिस्ट घूम रहा है, शाम को 5 बजे जूनागढ़ सब बंद हो गए, अब वो कहाँ जाए? 5 बजे उसके पास में उसका नाइट कल्चर है, वो 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक जाते हैं। तो उदयपुर के अंदर क्या होता है, ये नाइट टूरिज्म, लाइट एंड साउंड शो होते हैं 8, 9 बजे के बाद में, तो वहाँ लाइट एंड साउंड शो, तो ऐसा बीकानेर में कोई नहीं है। बीकानेर में पर्यटन में पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट जो आता है बीकानेर में 1 आधे दिन से ज़्यादा रुकता नहीं है। कारण क्या है कि उसके रुकने की जगह नहीं है। दिन में वो जूनागढ़ देख लिया, देशनो करणी माता मंदिर देख लिया, लालगढ़ देख लिया, वही कहाँ जाएं? हम चाहते हैं वो 4-5 दिन ठहरेगा तो जेब खाली करेगा, यहाँ पे वो 4-5 दिन ठहरता नहीं है, तो उसको नाइट टूरिज्म में रोका जाए। तो इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया, जैसे अब बीकानेर के अंदर जो है वो ये क्या नाम बताया था अभी, रायसर को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित कर रहे हैं, ताकि
जैसे किसी सेंचुरी की तरह किसी ग्रामीण क्षेत्र को टूरिज्म है। एक आपने देखो कि आजकल शायद ये चल रहा है अभी भी, पेइंग गेस्ट स्कीम। पेइंग गेस्ट स्कीम, बहुत सारे विदेशी जो मेहमान आते हैं वो चाहते हैं कि हम इनकी कल्चर को नज़दीक से देखें, तो सरकार ने इस सुविधा के लिए, क्योंकि वो आया लालगढ़ पैलेस में ठहर गया और वहाँ से चला गया तो उसको बीकानेर की कल्चर से पता ही नहीं चला। तो बहुत सारे जो घर है उन व्यक्ति हैं उनके पास में लाइसेंस होता है पेइंग गेस्ट का, वो अपने घर में विदेशी मेहमान को भी ठहरा सकते हैं। ऐसे भी बीकानेर में है कई है। नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट परमिशन चाहिए आपको पास। अच्छा, परमिशन के लिए। हाँ, तो पेइंग गेस्ट आप घर में पर्यटक को ठहरा सकते हैं। अब कोई आया फ्रांस से आया, वो चाहता है कि मैं 2 दिन आपके जो खाना है वही खाना मैं खाऊं, आपका जो उठने बैठने का तरीका है उसको देखूं, तो पेइंग गेस्ट लोग ठहराते हैं घर के अंदर। मैंने देखा है कई तरह से है। फॉरेनर्स ठहरते हैं क्या उनके पास? फॉरेनर्स भी ठहरा सकते हैं, देसी भी ठहरा सकते हैं। पेइंग गेस्ट स्कीम के अंदर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और घर में पर्यटक ठहरा सकते हैं। क्या चीज़ है? हाँ, वेडिंग वो तो गेस्ट हो गए, वो तो एक वेडिंग मेहमान हो गए, शादी के अंदर अटेंडेंट नहीं। एक आ रहा है पेइंग गेस्ट के रूप में, आपने ठहरा दिया उसको। भाई विदेश से जो आने वाला व्यक्ति है, अब उनके पास में पैसा, वो ठहरना ज़्यादा चाहता है, पैसा उसके पास कम है। अब वो लालगढ़ जाएगा तो पैसा ज़्यादा मांगेगा, अन्य होटल में जाएगा तो पैसा ज़्यादा लगेगा। घर के अंदर पेइंग गेस्ट के रूप में तो क्या हुआ, उसको डबल फायदा हुआ है, पैसा भी कम, बहुत कम लग रहा है और नज़दीक से संपर्क भी हो रहा है और नज़दीक से आपके कल्चर को देख रहा है। तो वो अपन भी जैसे घूमने जाए कहीं पर तो देखे भी असली कल्चर क्या चीज़ है। उसको लालगढ़ पैलेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विदेशी मेहमान आ रहा है, उसको आप लालगढ़ पैलेस या कोई 5 स्टार होटल दिखा तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। आप लंदन घूमने जा रहे हैं या आप पेरिस घूमने जा रहे हैं, आप पैंट सूट जीन्स पहन लिया और चश्मा लगा लिया, कोई आपकी तरफ गौर नहीं करेगा। वही आप धोती पहनिए, कोई चोला पहनिए, कोई पगड़ी बांधिए यहाँ की एक, और वो जो करिए तो क्या होगा, लोग फोटो खींचने लग जाएंगे। जैसे जूनागढ़ में देखते कई बार, जूनागढ़ के आगे जो है ना, ये कई राजपूत महिलाएं आती है जो कि घूंघट से निकाली हुई, वो तो उनका वो फोटो करने लग जाते हैं। तो ये तो वो आपको भी चाहिए कि फोटो खींचे तो लुक वो करना पड़ेगा। जीन्स टी शर्ट पहन के जाओगे तो वो तो उनकी पोशाक है, वो तो अपन ने उसको अडॉप्ट कर रखा है, वो तो उनकी पोशाक है। तो इनके माध्यम से हम कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक हम जो है लेते हैं संस्थाएं। ये तो हमारे एक आज तो परिचय है, उसके बाद में कल से फिर राजस्थानी संगीत, राजस्थानी संगीत में लोक संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, राजस्थानी संगीतकारों की रचनाएं, राजस्थानी वाद्य यंत्रों के प्रकार, उनको बजाने वाले ग्रुप कलाकार, राजस्थान का हवेली संगीत, संगीत के बाद में नृत्य के बाद में चित्रकला, स्थापत्य कला। ये सारे टॉपिक्स जनरल टॉपिक्स है, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। तो लिखिए थोड़ा सा, मैं इसको लिखवा देता हूँ। परिचय आज परिचय ले लेते हैं। परिचय ले लेते हैं। राजस्थानी कल्चर है। एकीकरण में कुछ बचा हुआ था क्या उसमें? एक वो 5 वो क्या था थे, वो 2-4 कला व संस्कृति। तो इसमें लिखिए राजस्थानी कल्चर देश में एक संपन्न कल्चर है। राजस्थानी कल्चर देश की एक संपन्न कल्चर है, देश की एक संपन्न कल्चर है, देश की एक संपन्न कल्चर है। इस कारण देश में आने वाला हर तीसरा चौथा पर्यटक, 3/4, देश में आने वाला हर तीसरा चौथा पर्यटक, हर तीसरा चौथा पर्यटक राजस्थान की यात्रा करता है।
राजस्थान की यात्रा करता है, उसका यहाँ आने का उद्देश्य, उसका यहाँ आने का उद्देश्य, यहाँ आने का उद्देश्य राजस्थान की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर को देखना है। राजस्थान की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर को देखना है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक सामने लिखिए, फ्रांस। राजस्थान में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक कहाँ से आते हैं? फ्रांस से। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक फ्रांस। जिला जयपुर। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं? जयपुर। जयपुर जयपुर। सर्वाधिक देशी पर्यटक अजमेर। देशी पर्यटक अजमेर है। यहाँ के देश के बंगाली, गुजराती, इस तरह से सर्वाधिक देशी पर्यटक अजमेर आते हैं। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए, पर्यटन कला के विकास का प्रमुख माध्यम है। पर्यटन कला के विकास का प्रमुख माध्यम है। पर्यटन कला के विकास का प्रमुख माध्यम है। इस कारण नाइनटीन 1989 में मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। उद्योग दिया गया है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन कला संस्कृति के विकास का प्रमुख माध्यम है। पर्यटन कला संस्कृति के विकास का प्रमुख माध्यम है। अब आ जाइए, आज तो अपन ऐसी जनरल टॉपिक ही लिख रहे हैं। आप लिखिए, कला संस्कृति को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं। कला संस्कृति को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं। कला संस्कृति को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं। पश्चिम भारत सांस्कृतिक कला केंद्र। पश्चिम भारत सांस्कृतिक कला केंद्र पहली संस्था। पश्चिम भारत सांस्कृतिक कला केंद्र। पश्चिम भारत सांस्कृतिक कला केंद्र, बागोर हवेली, उदयपुर। बागोर हवेली, उदयपुर। बागोर हवेली, उदयपुर। स्थापना 1978। 1978। यह राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। यह राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व गोवा के पर्यटन को बढ़ावा देती है। कला के कला को बढ़ावा देती है।
राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा की कला को बढ़ावा देती है। इस संस्था द्वारा उदयपुर के हवाला गांव बहुत फेमस है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम्स में। उदयपुर के हवाला गांव में शिल्प ग्राम की स्थापना की गई है। शिल्प ग्राम, उदयपुर के हवाला गांव में शिल्प ग्राम की स्थापना की गई है। उदयपुर घूमने जाएं तो शिल्प ग्राम जरूर देख आइए हवाला गांव के अंदर, जहां पर गुजराती कल्चर, राजस्थानी कल्चर, महाराष्ट्रियन कल्चर, सबके से जुड़ी हुई चीजें अपने को दिखाई देती। दूसरी संस्था लिखिए, सेकंड संस्था, नहीं मार्केट नहीं, एक तरह से हाट जिसको कहते हैं ना अपन, हाट मेला जैसे होता है ना, एग्जीबिशन, उस तरह से, उस टाइप है शिल्पग्राम। दूसरी संस्था लोक कला मंडल उदयपुर, राजस्थान लोक कला मंडल उदयपुर, स्थापना 1952, संस्थापक देवीलाल सामर, संस्थापक देवीलाल सामर, संस्थापक देवीलाल सामर। यह संस्था प्रतिवर्ष उदयपुर में कठपुतली समारोह का आयोजन करती है। कठपुतली समारोह, यह संस्था उदयपुर में कठपुतली समारोह का आयोजन करती है। कठपुतली समारोह का आयोजन करती है और शकुंतला पंवार चर्चित कठपुतली कलाकार है जो इस संस्था की है। शकुंतला पंवार चर्चित कठपुतली कलाकार है। शकुंतला पंवार चर्चित कठपुतली कलाकार है, शकुंतला पंवार। तीसरा लिखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, स्थापना देखना कितना है, 58 है ना, स्थापना 1958, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, स्थापना 1958। यह संस्था राजस्थानी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार, यह संस्था, संस्थापक सरकार कोई व्यक्ति नहीं है, यह संस्था राजस्थानी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार, राजस्थानी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार गवर्नमेंट की है, वो भी गवर्नमेंट की है। एक्चुअल में क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर जुड़ा हुआ होता है तो गवर्नमेंट के सहयोग से स्थापित कर लेता है, कहीं गवर्नमेंट खुद अपने आप इस्टेब्लिश कर लिया है। यह संस्था राजस्थानी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार, कॉमा करके लिखिए, मीरा पुरस्कार देती है। मीरा पुरस्कार बहुत बार आया हुआ है, मीरा पुरस्कार कौन सी संस्था द्वारा दिया जाता है, मीरा पुरस्कार देती है। राजस्थानी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार देती है और मीरा पुरस्कार देती है और मधुमती पत्रिका प्रकाशित करती है। मधुमती पत्रिका प्रकाशित करती है। मधुमती पत्रिका प्रकाशित करती है। अब आ जाइए
जोधपुर की संस्थाएं, पहला आ जाइए रूपायन संस्था, रूपायन संस्था, हाँ जोधपुर, रूपायन संस्था, रूपायन संस्था कहाँ पे है ये? बोरुंदा जोधपुर, बोरुंदा जोधपुर, रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर, स्थापना 1960 में, स्थापना 1960 में, कला विशेषज्ञ कोमल 1960 कला विशेषज्ञ कोमल कोठारी द्वारा की गई थी, कला विशेषज्ञ कोमल कोठारी, कोमल कोठारी, ब्रैकेट में आप कर सकते हो पद्मश्री पद्म भूषण, 2 पद्म पुरस्कार विजेता कलाकार है, एक कोमल कोठारी, ब्रैकेट में पद्मश्री पद्म भूषण, कला विशेषज्ञ कोमल कोठारी द्वारा की गई थी। उद्देश्य कलाकारों को रोजगार उपलब्ध कराना, कलाकारों को रोजगार उपलब्ध कराना। चलिए आगे जगह अगली संस्था लिखिए, राजस्थान संगीत और नाट्य अकादमी जोधपुर, राजस्थान संगीत और नाट्य अकादमी जोधपुर, संगीत और नाट्य अकादमी जोधपुर, स्थापना देखना, स्थापना राजस्थान संगीत और नाट्य अकादमी जोधपुर, स्थापना 1957, 1957। यह संस्था कलाकारों को प्रतिवर्ष, यह संस्था कलाकारों को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का राव सिंहा पुरस्कार देती है, राव सिंहा पुरस्कार, हाँ राव सिंहा पुरस्कार देती है, राव सिंहा पुरस्कार देती है। यहाँ राजस्थानी वाद्य यंत्र म्यूजियम भी स्थापित है, यहाँ राजस्थानी वाद्य यंत्र म्यूजियम, वाद्य यंत्र, राजस्थानी वाद्य यंत्र म्यूजियम स्थापित है। अगला जवाहर कला केंद्र जयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, स्थापना 1992, इंजीनियर चार्ल्स कोरिया द्वारा, चार्ल्स कोरिया द्वारा इस संस्था का भवन तैयार किया गया था। इसका भवन बिल्कुल अलग तरह का है। चार्ल्स कोरिया, इंजीनियर चार्ल्स कोरिया ने इस संस्था का भवन तैयार किया था। चार्ल्स कोरिया ने इस संस्था का भवन तैयार किया था। इस संस्था का भवन तैयार किया था। उद्देश्य राजस्थान की लुप्त हो रही
राजस्थान की लुप्त हो रही कला व संस्कृति को बचाना। राजस्थान की लुप्त हो रही कला व संस्कृति को बचाना। राजस्थान से जो लुप्त हो रही कला व संस्कृति है उसको बचाना। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तो बहुत सारी संस्था है, लेकिन वह संस्था जो लुप्त हो रही संस्कृति को बचाने का काम कर रही है वो तो बढ़ाने का काम कर रही है। ये जो लुप्त हो रही है उसको बचाने का काम कर रही है। जैसे आपने नाम सुना होगा केलड़ी। इसका नाम सुना क्या? केलड़ी, बील। केलड़ी क्या चीज है? अभी आप मार्केट में जाओगे तो वापस जो है आने लगे केलड़ी। मिट्टी के तवे, आज से 50-70 साल पहले तो मिट्टी के तवे होते थे, बाद में लोग के तवे आ गए। मिट्टी के तवे के अंदर जो है वो अपन भूल गए। बील, फ्रिज आने के बाद में बील भूल गए। गांव के अंदर जो है घर के एक कॉर्नर के अंदर जो है एक फ्रिज नुमा स्ट्रक्चर होती थी, क्रॉस वेंटिलेशन होता था उसके अंदर, और छाछ राबड़ी वगैरह जो बच गई, सब्जी बच गई, वो उस बील में, चूंकि हवा का क्रॉस वेंटिलेशन है तो वो 1-2 दिन तक खराब नहीं होती थी। बील जो होता था घर के कोने के अंदर, पुराने घर में आपको मिल जाएंगे। हैं? देखा हुआ है क्या? हैं? गाँव में अभी भी बहुत जगह मिल जाएंगे, अभी भी बहुत सारी जगह मिल जाएंगे। तो लुप्त होने वाली कला संस्कृति है उसको बढ़ावा। आगे लिखिए, कथक कला केंद्र जयपुर आ गए। जयपुर, जोधपुर खत्म हो गए ना पीछे। जयपुर कैसे? जोधपुर की 2 भी, अब जयपुर आ गया। जयपुर की फर्स्ट आ गई, जयपुर की दूसरी लिखिए, जयपुर की दूसरी लिखिए। मदरसा ए हुनरी, है? कथक कला केंद्र लिख लीजिए, कथक कला केंद्र है? नहीं, ये अलग है, वो कथक कला केंद्र पहले लिख लीजिए। कथक कला केंद्र जयपुर। तो इसमें लिखिए, कथक उत्तर भारत का एक चर्चित, कथक उत्तर भारत का चर्चित शास्त्रीय नृत्य है। स्थापना 1978 है ना, देखना 1978। कथक उत्तर भारत का चर्चित शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का चर्चित शास्त्रीय नृत्य है। 7 कथक कला केंद्र स्थापित किए गए। 7 कथक कला केंद्र स्थापित किए गए उत्तर भारत के अंदर जो है। 7 कथक कला केंद्र स्थापित हुए। एक जयपुर में स्थापित किया गया, एक जयपुर में स्थापित किया गया, एक जयपुर में स्थापित किया गया। मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी, इसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। किसके समय आया था ये? किसके समय? राम सिंह सेकंड के समय। कब हुआ था स्थापित? 1858, क्रांति के जस्ट बाद। मदरसा ए हुनरी स्थापना 1858 राम सिंह सेकंड द्वारा। 1858 राम सिंह सेकंड द्वारा कलाकारों को आश्रय देने के लिए। उद्देश्य, राम सिंह सेकंड द्वारा कलाकारों को आश्रय देने के लिए। 1858 कलाकारों को आश्रय देने के लिए राम सिंह सेकंड द्वारा। वर्तमान में इसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं। वर्तमान में इसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं।
वर्तमान में इसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं। 1858 में राम सिंह सेकंड द्वारा स्थापित किया गया था कलाकारों को आश्रय देने के लिए। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं। अगली संस्था राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर। स्थापना 1983। स्थापना 1983। यह संस्था सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार व पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार देती है। यह संस्था सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार व पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार देती है। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार व पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार देती है। पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार देती है। और फेमस किताब बीकानेर की हर लाइब्रेरी में मिल जाएगी। इसकी किताब क्या नाम है? जागती जोत। 50वां एग्जाम में पूछा हुआ है। जागती जोत पत्रिका प्रकाशित करती है। राजस्थानी भाषा के अंदर जागती जोत पत्रिका, जोत। बीकानेर की किसी भी लाइब्रेरी में जाओगे सरकारी तो आपको ये पत्रिका मिल जाएगी। जागती जोत पत्रिका प्रकाशित करती है राजस्थानी भाषा के अंदर। कुछ हिंदी में भी लेख होते हैं लेकिन मेजर पोर्शन इसका राजस्थानी में होता है। जागती जोत पत्रिका प्रकाशित करती है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार अगली संस्था। राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थापना 1955 जयपुर। 1955 जयपुर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थापना 1955 जयपुर। 1960 में इसे बीकानेर लाया गया। 1960 में इसे बीकानेर। 1955 जयपुर। 1960 में जयपुर से कहाँ आ गया ये? बीकानेर। बीकानेर लाया गया। इस संस्था के सभी दस्तावेज, इस संस्था के समस्त दस्तावेज डिजिटलाइजेशन द्वारा नेट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। डिजिटलाइजेशन द्वारा नेट पर उपलब्ध कराए गए हैं। डिजिटलाइजेशन द्वारा नेट पर उपलब्ध कराए गए हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार न केवल बीकानेर की बल्कि वर्ल्ड की एक टॉप संस्था में आती है। ऐसी वर्ल्ड में और कोई संस्था नहीं है जिसके समस्त डॉक्यूमेंट्स या जो पांडुलिपियां हैं वो डिजिटलाइज हो गई हैं। इसका श्रेय यहाँ का जो डायरेक्टर था महेंद्र खड़गावत, जिसको सरकार ने आईएएस में प्रमोट कर दिया। सीधा ही जो है वो एक हिस्ट्री का किया हुआ एक मतलब पुरातत्व विशेषज्ञ था, जिसको सीधा सरकार ने आईएएस में प्रमोट किया। बहुत सारे कंट्रीज़ की उसने यात्रा की। बहुत सारे कंट्रीज़ ने उनको इनवाइट किया कि आपने कौन सी प्रोसेस अपना करके और किस तरह से डिजिटलाइजेशन किया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। पूरे इंडिया के अंदर ये एक संस्था है जो समस्त इस यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़े दुर्लभ डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 1665 की पुरंदर की संधि ओरिजिनली देखना चाहें, मैं मुझे तो ओरिजिनल देखनी है वो क्या लिखा था। तो आप जो रिसर्च करते हैं ना हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटी में, इनमें जो उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए।
क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर करें। अब जैसे महाराजा गंगा सिंह का विश्व युद्ध में क्या योगदान रहा, उस पर कोई रिसर्च करना चाहता है तो रिसर्च करने के लिए जो उस दौरान विश्व युद्ध के दौरान जो कागजात थे गंगा सिंह के, जो पत्राचार वगैरह थे, वो सारे यहाँ मिल जाएंगे और उनको आपको नेट से ले सकते हो। पहले यहाँ जाना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, वहीं बैठ करके लिखना, फिर वो डॉक्यूमेंट्स भी फट जाया करते थे, वो पन्ना फोड़ रहा है तो पन्ना फट जाता था। अब सारा का सारा जो है वो सिस्टम नेट पर। तो इतिहास में अनुसंधान करने वालों के लिए बहुत बड़ी संस्था है। अगला लिखिए, राजस्थान लोक संस्कृति शोध संस्थान। अगला शुरू, राजस्थान लोक संस्कृति शोध संस्थान, राजस्थान लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू। राजस्थान लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू, स्थापना 1964 सुबोध कुमार अग्रवाल द्वारा की गई। सुबोध कुमार अग्रवाल 1964 सुबोध कुमार अग्रवाल द्वारा की गई। यहां प्राचीन मूडिया लिपि में लिखे हुए दुर्लभ ग्रंथ है। मूडिया लिपि, मूडिया लिपि, मूडिया लिपि में लिखे हुए दुर्लभ ग्रंथ है। वाणिज्य लिपि, मूडिया लिपि बिना मात्राओं की लिपि है, मात्राएं नहीं होती इसके अंदर। वाणिज्य लिपि या मूडिया लिपि जो है उसमें मात्राएं नहीं होती। ये टोडरमल के द्वारा जो है खोजी हुई है। जैसे क लिखा, अपने क ऐसे कर दिया, छोटा की लिखना है, बड़ा की लिखना है, कू लिखना है, छोटा कू लिखना है, बड़ा कू लिखना है। तो ये इस तरह से बिना मात्राओं की लिपि है। और छोटी मोटी संस्थाएं वो मैं लिखवाता हूं। और लिखिए, प्राचीन मूडिया लिपि में लिखे हुए दुर्लभ ग्रंथ है, दुर्लभ ग्रंथ है। आगे लिखिए, और वाणिज्य की लिपि। अगला पॉइंट, अब जो है वो छोटी मोटी अलग अलग जगह पे संस्थाएं हैं, अन्य संस्थाएं हैं, कोई कहीं पर एक। पहला लिखिए, मौलाना आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। मौलाना आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, मौलाना आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक, टोंक। स्थापना 1978, 1978। तुम बताओ भी, उर्दू वाले इसका अर्थ बताओ। इसे कसर ए इल्म कहते हैं। इल्म तो क्या, ज्ञान। कसर का मतलब क्या होता है? कसर ए इल्म कहा जाता है इस संस्था को। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? जो उर्दू पढ़ रहे हैं उनको तो अच्छी तरह से पता होगा। कसर ए इल्म, इल्म तो मुझे पता है ज्ञान को कहते हैं। अधूरा ज्ञान कहाँ से? अधूरा ज्ञान मेरे हिसाब से या तो ज्ञान का खजाना, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ है तो ज्ञान का खजाना कहते होंगे। कसर ए इल्म है। मैं कसर क्या अर्थ क्या होता है, उर्दू जो पढ़ता है उसको पता होगा अच्छी है। इल्म का मुझे मैंने अंदाज लगाया, बाकी ये क्लियर नहीं है। इस संस्था को कसर ए इल्म कहते हैं, कसर ए इल्म कहते हैं। उर्दू पत्रिका नखलिस्तान प्रकाशित करती है। उर्दू पत्रिका, उर्दू पत्रिका इसे कसर ए इल्म कहते हैं। उर्दू पत्रिका नखलिस्तान प्रकाशित करती है। नखलिस्तान, नखलिस्तान, उर्दू पत्रिका नखलिस्तान प्रकाशित करती है।
एक वो तुमने भेजा था कि एक वो लड़के ने पिछले साल वहाँ भेजा था कि मेरे को मैसेज, उर्दू के अंदर ही था या फारसी में था कि जो शागिर्द अपने गुरु को क्या बोलते हैं उसको, उस्ताद, जो शागिर्द अपने उस्ताद के ताने नहीं सुन सकता उसको पूरे जीवन भर जमाने के ताने सुनने पड़ते हैं। मैं एक दो बार किसी को डांट दूं तो वो तो मेरी तो एक दो बार ही आपको डांट यूजफुल रहेगी। अगर आपने वो डांट नहीं सुनी, मुझे मना कर दिया, आपको जिंदगी भर जो है क्योंकि दूसरे लोग डांटे, उसको कहाँ तक रोकोगे आप। वो तो शायद वो एक तुम्हारे साथ आता था लड़का, उसने भेजा था कि जो शागिर्द अपने उस्ताद के ताने नहीं सुन सकता उसको जमानों के ताने सुनने पड़ते हैं। तो ये है कि तो थोड़ा सा चलिए आगे लिखिए। राजस्थानी प्रचारिणी सभा, राजस्थानी प्रचारिणी सभा राजस्थानी प्रचारिणी सभा जोधपुर, स्थापना 1955। राजस्थानी प्रचारिणी सभा जोधपुर, स्थापना 1955। राजस्थानी भाषा के प्रसार के लिए कार्य करती है। राजस्थानी भाषा के प्रसार के लिए कार्य करती है। मरुवाणी पत्रिका प्रकाशित करती है। मरुवाणी, मरुवाणी पत्रिका प्रकाशित करती है। राजस्थान प्राच्य विद्या शोध संस्थान जोधपुर, नेक्स्ट, राजस्थान प्राच्य विद्या शोध संस्थान जोधपुर, प्राच्य विद्या शोध संस्थान जोधपुर, राजस्थान प्राच्य विद्या शोध संस्थान जोधपुर, स्थापना 1950। स्थापना 1950। प्राचीन पांडुलिपियों पर शोध करती है। प्राचीन पांडुलिपियों पर शोध करती है। पांडुलिपियों पर शोध करती है। राजस्थानी भाषा शोध संस्थान, अगला, नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा शोध संस्थान, राजस्थानी भाषा शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर, परंपरा पत्रिका प्रकाशित करती है। स्थापना 1955। परंपरा पत्रिका प्रकाशित करती है। परंपरा पत्रिका प्रकाशित करती है। राजस्थान संस्कृत शोध संस्थान, बस एक दो और है। राजस्थान संस्कृत शोध संस्थान, संस्कृत शोध संस्थान, स्थापना 1971, जयपुर। राजस्थान संस्कृत शोध संस्थान जयपुर, स्थापना 1971। संस्कृत पत्रिका स्वर मंगला प्रकाशित करती है। संस्कृत पत्रिका, संस्कृत पत्रिका स्वर मंगला, संस्कृत पत्रिका स्वर मंगला प्रकाशित करती है और महाकवि माघ पुरस्कार देती है। महाकवि माघ, अपन ने पढ़ा है महाकवि माघ के बारे में अच्छी, बीनमाल के। कौन सी रचना है इनकी? शिशुपाल।
महाकवि माघ पुरस्कार देती है। इस संस्था द्वारा महाकवि माघ पुरस्कार दिया जाता है। अगला लिखिए, धोरा व चितेरा संस्था जोधपुर। धोरे होते हैं ना, धोरा व चितेरा, धोरा व चितेरा जोधपुर, बस इतना ही लिखना है। टखमण 28 उदयपुर, बस इतना ही लिखना है। टखमण 28 उदयपुर। अगला पॉइंट, नेक्स्ट संस्था उदयपुर में संस्था है टखमण 28 कलाकारों ने मिलकर के और अपनी कल्चर के प्रसार के लिए था। ये संस्थाएं होंगी। 2 लाइन के अंदर एक एक लिख लीजिए जो योजनाओं के बारे में, एक एक लाइन के अंदर। पहला लिखिए हेरिटेज होटल योजनाएं, बस ये एक एक लाइन के अंदर लिख लीजिए। फर्स्ट हेरिटेज होटल योजना, अब तो ये फेल सी हो गई योजना। हेरिटेज होटल योजना 75 वर्ष से अधिक पुराने होटल को 75 वर्ष से पुराने भवन को हेरिटेज होटल में बदलना। 75 वर्ष से पुराने भवन को हेरिटेज होटल में बदलना। ये है ना, इधर एक भंवर विलास रामपुरिया कॉलेज, रामपुरिया का होटल भंवर है, भंवर पैलेस होटल है, तो वो भी हेरिटेज भंवर विलास हेरिटेज होटल ही है। उसको हवेली बहुत पुरानी है, उनको ना हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर लिया। इसमें लिख लीजिए जोधपुर का अजीत भवन पैलेस पहला हेरिटेज होटल था। जोधपुर का अजीत भवन पैलेस जोधपुर पहला हेरिटेज होटल था, राजस्थान। दूसरे लिखिए ग्रामीण पर्यटन योजना। गांवों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त झोपड़ियां स्थापित की गई है। गांवों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त झोपड़ियां स्थापित की गई है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त झोपड़ियां स्थापित की गई है। इको टूरिज्म योजना तीसरा, बस एक एक लाइन में ध्यान रखना है। इको टूरिज्म योजना सेंचुरी नेशनल पार्क व प्राकृतिक क्षेत्रों के पर्यटन को बढ़ावा। सेंचुरी नेशनल पार्क प्राकृतिक क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा। और लास्ट में आता है पेइंग गेस्ट योजना। पेइंग गेस्ट घर में मेहमानों को ठहराना। पेइंग गेस्ट योजना, विदेशी मेहमानों को सरकारी अनुमति से घर में ठहराना। पेइंग गेस्ट। तो ये अपना एक परिचय टॉपिक कंप्लीट होगा। कल्चर के अंदर जो जनरल इंट्रोडक्शंस क्या क्या संस्थाएं हैं, कल इसमें जो है राजस्थानी